बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेवल 10th के बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 8 में आज हम मौजूद हैं और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। The maintenance of the internal conditions of the body at equilibrium despite changes in the external environment। बरक्स इसके कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, बॉडी का इंटरनल कंडीशंस कंट्रोल में रहना और अप टू द मार्क रहना, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की एग्जांपल्स में हम 3 एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। आपकी बुक में पेज नंबर 18 पर ये तीनों ही डेफिनेशंस इनकी मौजूद हैं। इसे मैं समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्मो रेगुलेशन के क्या होता है। एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स, और ये फ्लूइड फॉर्म में होते हैं हमारे बॉडी में। और आप जानते हैं कि हमारे सेल्स में मौजूद जो साइटोप्लाज्म है वो भी एक फ्लूइड की हालत में है, और उसमें भी सॉल्ट्स एंड डिफरेंट हम कह सकते हैं, और उसके साथ साथ वाटर मौजूद होता है। इसी हवाले से हम ये कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में वाटर और सॉल्ट्स डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेसेस से रेगुलेट होते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे सेल्स के लिए। अगर प्रॉपर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस नहीं होगा तो सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकेंगे। नंबर 2 इज़ थर्मो रेगुलेशन। एज वर्ड इंडिकेट्स थर्मा, टेम्परेचर। टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं लेवल 9th में कि एंजाइम्स एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर वर्क आउट करते हैं। अगर ये टेम्परेचर चेंज हो जाए तो वो डी नेचर हो जाते हैं, मींस वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करते। तो लिहाजा थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए से बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहता है और एंजाइम्स अपनी वर्किंग प्रॉपरली करते हैं। थर्ड वन इज़ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये मेटाबॉलिक वेस्ट्स जो हम कहते हैं ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इनका बॉडी से निकल जाना ही बेहतर होता है। लिहाजा एक्सक्रीशन के प्रोसेस से वेस्ट मटेरियल्स के एलिमिनेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में होम्योस्टेसिस किस तरीके से होता है। प्लांट्स में ये अमल डिफरेंट मैकेनिज़म्स के ज़रिए से होता है, और इसमें डिफरेंट केमिकल्स या हम कह सकते हैं कि जो वेस्टेज है या उस मटेरियल्स हैं वो उनकी होम्योस्टेसिस होती है। जैसे कि नंबर 1 है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नंबर 2 इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स, जो वेस्ट बनती हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। नंबर 1 इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, दोबारा आपको बताया जा रहा है कि दिन के वक्त सेल रिस्पायरेशन की वजह से जो प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट में मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये सेल्स प्लांट सेल्स में से डिफ्यूज़ आउट हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो दिन के वक्त ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल की वजह से एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, जिसे सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान इस्तेमाल करते हैं।
और जो रिमेनिंग अमाउंट ऑक्सीजन की रह जाती है वो स्टोमेटा के ज़रिए से एलिमिनेट करी जाती है या रिलीज़ हो जाती है। इस तरीके से होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। नंबर 2 इज़ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। सॉइल में वाटर के कंटेंट्स काफ़ी लार्ज अमाउंट में मौजूद होते हैं और प्लांट्स इस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी टर्जिडिटी बरकरार रहे। मींस उनका जो अकड़पन है या हम कह सकते हैं जो सख्ती है एक प्लांट बॉडी की वो मेंटेन रह सके। लेकिन इस दौरान में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है कि वाटर कंटेंट्स का या वाटर का लीफ की सरफेस पर आकर वेपर्स की सूरत में रिमूव हो जाना, यानी कि वो वेपर्स की सूरत में आकर इवेपोरेट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। अब रात के वक्त मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में होता है कि स्टोमेटा क्लोज होते हैं और ट्रांसपायरेशन नहीं हो सकती। इस केस में जो हाई वाटर कंटेंट्स होते हैं सॉइल में वो वाटर सारे का सारा मोस्टली जो वाटर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है या जमा हो जाता है जाइलम वेसल्स में। अब यहाँ पर स्टोर होने के बाद ये वाटर रिमूव होता है ड्रॉप्स की सूरत में जो कि उस प्लांट के लीव्स के टिप्स या एजेस से रिलीज़ होते हैं। और ये रिलीज़ होते हैं या इनकी जो अपीयरेंस होती है वो ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स की सूरत में होती है। इनकी इस अपीयरेंस को हम ग्यूटेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है कि ग्यूटेशन इज़ समथिंग एल्स, जो कि आपने अभी देखा कि ये वो एक्स्ट्रा वाटर है जो कि प्लांट रिलीज़ करता है। लेकिन इसके बरक्स एक चीज़ और है जिसको हम ड्यू कहते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो इसको आप मिक्स ना कीजिएगा बल्कि नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको देख लीजिएगा कि डिफरेंस क्या है ग्यूटेशन में और ड्यू में। जैसे कि आपको बताया कि ग्यूटेशन वो एक्स्ट्रा वाटर है जो कि अपीयर होते हैं प्लांट के लीव्स के टिप्स पर और एजेस पर, इसे हम ग्यूटेशन कहते हैं। वेयरएज जो ड्यू है ये इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर कंडेंस होता है और ये प्लांट की सरफेस पर अपीयर होता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यू। लिहाजा ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे गौर से पढ़ लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 3 है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स। प्लांट बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ और कैसे रिलीज़ किया जाता है उसे या उसे कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट्स एज हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल, यानी कि ये सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में ये इनसॉल्युबल होते हैं। इनकी एग्जांपल्स इस तरह से है कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये क्रिस्टल्स की सूरत में जमा होती है लीव और स्टेम्स में, और मेनली ये चीज़ हमें टोमेटो में नज़र आती है। नंबर 2 है रेजिन्स बाय कॉनिफेरस ट्रीज़। कॉनिफेरस ट्रीज़ में से हमें एक ख़ास किस्म की एक गूंद नुमा एक चिपचिपकी सी एक हमें एक फ्लूइड रिलीज़ होता नज़र आता है जिसे हम रेजिन्स कहते हैं। ऐसा ही एक गम्स की जिसे हम कहते हैं कीकर के दरख्तों से या कीकर पे जो प्लांट्स है वहाँ से हमें गम्स या एक चिपकने वाला मवाद जो रिलीज़ होता है उसे हम गम्स कहते हैं। ये एक मेटाबॉलिक वेस्ट है उस प्लांट का। इसके साथ साथ रबर प्लांट लेटेक्स की सूरत में, लेटेक्स एक वाइटिश कलर का फ्लूइड है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है जो कि अक्सर प्लांट से हमें नज़र आता है निकलते हुए, और ज़्यादातर ये रबर प्लांट में पाया जाता है। एंड लास्ट वन इज़ म्यूसिलेज बाय। म्यूसिलेज मीन्स एक लेसदार एक मवाद है जो कि प्लांट अपने जो है ना कुछ एरियाज़ में उनको फिल कर लेता है और बाद में वो रिमूव हो जाते हैं उस प्लांट के थ्रू। जैसे कि लेडी फिंगर, आपको एक्सपीरियंस होगा कि जो भिंडी है या लेडी फिंगर है जब इसको तोड़ा जाए तो उसके अंदर से एक लेसदार मवाद निकलता है, दैट थिंग इज़ कॉल्ड म्यूसिलेज। हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, लेकिन आप लोगों को होम असाइनमेंट में कुछ
क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आप लोगों ने कुछ चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको तो अटेम्प्ट करना है जैसे कि आप पहले करते रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को एक स्पेशल असाइनमेंट दी जा रही है। आप लोगों के बुक में इस टॉपिक के बाद है, दैट इज़ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। मैं चाहता हूँ कि आप ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स को, जो कि बहुत इंतहाई एक हम कह सकते हैं आसान सा टॉपिक है, इसे पढ़िएगा और इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इसको ख़ुद प्रिपेयर कीजिएगा, अपनी वर्डिंग में ख़ुद लिखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इन केस अगर आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बारे में। अगले टॉपिक में इंशाल्लाह हम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।